हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप भी जहाँ भी हो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल SA स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। 6 से 12 तक NCERT ऑल स्टेट्स कोर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में तो पिछले हमने पढ़ा था द्विविस्थापन एवं अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। अब इससे अगला जो टॉपिक है वो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन या इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया। तो ये टॉपिक का नाम है उपचयन या इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया। तो पहला है उपचयन यानी ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीजन का सहयोग, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन या इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन की परिभाषा हो गई कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। जैसे कॉपर का प्रतीक सूत्र होता है Cu, तांबा कहते हैं इसको Cu, इंग्लिश में कहते हैं कॉपर और हिंदी में कहते हैं इसको तांबा। तो कॉपर है वो ऑक्सीजन से सहयोग करेगा। किससे सहयोग करता है? O2, ऑक्सीजन से इक्वल टू ताप। तो जब कॉपर को ऑक्सीजन के दहन किया जाता है, कॉपर का दहन किया जाता है, तो एक काले रंग का पदार्थ बनता है CuO। इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। तो ये एक काले रंग का यौगिक बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई और कॉपर होता है वो भूरे रंग का होता है। कॉपर है वो कैसे रंग का है? भूरे रंग का है। तो ऐसे भी इसमें से प्रश्न भी पूछा गया है कि एक भूरे रंग का तत्व X को वायु में दहन करने पर एक काले रंग का यौगिक बनाता है। तो X और Y काले रंग का यौगिक बनाता है, तो X और Y का नाम बताइए। तो यहाँ पर X जो भूरे रंग का पदार्थ होता है वो कॉपर, और कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से करेंगे तो इससे बनेगा कॉपर ऑक्साइड। अब इसका बैलेंस करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ Cu के भी कितने हो गए? 2। तो ये कॉपर की क्रिया जब ऑक्सीजन से करते हैं तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि हो गई, यहाँ कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसी को हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ उपचयन अभिक्रिया के बारे में ये क्लियर हो गया कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिस पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन की वृद्धि करेंगे H+O2 = SO2। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है अपचयन अभिक्रिया। दूसरी है अपचयन अभिक्रिया।
तो देखो अपचयन अभिक्रिया, इसके बाद आती है अपचयन अभिक्रिया। तो इसके विपरीत है अपचयन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ ये अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा हो गई, अभिक्रिया कहते हैं। तो एक को याद करने से दूसरी याद हो जाती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन होता है, और यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन होता है। तो ये उपचयन और अपचयन, इसका भी एग्जाम्पल जैसे अभी हमने किया था कि कॉपर ऑक्साइड CuO, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड, और इस कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन से वृद्धि, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे H2 = ताप। तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वह रासायनिक क्या इसमें ऑक्सीजन की क्या होता है कमी, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड O इसमें से हट जाएगा और ये OH2 पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा Cu + H2O। तो यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की वृद्धि यहाँ हाइड्रोजन से हो रही है इसकी क्रिया। तो यहाँ मतलब कहने का है कि ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसको ऐसे भी परिभाषा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अपचयन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो गया। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो ये कॉपर और जल का निर्माण करता है, ये जल और इसका नाम है कॉपर। तो ये उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में हो गया। तो ये पूछ लेते हैं उपचयन और अपचयन। अगली आती है इसके बाद में रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो देखो रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन साथ साथ होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसकी ये रेडॉक्स की परिभाषा है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन साथ साथ होता है। उपचयन एवं अपचयन साथ साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। पूरे पर में ये पूछ लेते हैं इसी को कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा। तो ऐसी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन साथ साथ होता है, उपचयन एवं अपचयन साथ साथ होता है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल है जैसे कॉपर ऑक्साइड की, यही एग्जाम्पल इसका भी जो अपचयन अभिक्रिया का हमने दिया था। तो यही है कि कॉपर ऑक्साइड CuO, यहाँ जैसे कॉपर ऑक्साइड का ये उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन = कॉपर अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा। तो इसमें तो हो रहा है उपचयन, यानी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये तो हो गया अपचयन। और इसमें
ऑक्सीजन की हो रही है वृद्धि, तो ये हो गया उपचयन। तो देखो ये जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की इसमें क्या हो गई वृद्धि, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ दिया तो जल का निर्माण हो गया, तो ये तो हो गया उपचयन। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो होता है उपचयन, या इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, कॉपर ऑक्साइड में से ओ ऑक्सीजन कम हो गया तो यहाँ कॉपर रह गया, तो यहाँ होता है अपचयन। तो उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन साथ साथ होता है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और ये एग्जाम में कई बार पूछ भी लेते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो एक उदाहरण दीजिए, तो ये कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से करेंगे, कॉपर बनेगा और जल का निर्माण होगा। और भी इसके बाद इसका ये दूसरा भी एग्जाम्पल है रेडॉक्स अभिक्रिया का, जो दूसरा है एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं, जो भी आपकी किताब में एक और दे रखा है इसका। तो जैसे कॉपर ऑक्साइड के बाद में दूसरा ZnO+C, जैसे जिंक ऑक्साइड, जैसे दूसरा इसका एक तो उदाहरण ये हो गया, और दूसरा उदाहरण है जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस C इज इक्वल टू Zn+CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ZnO इसका नाम है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड। और ये कार्बन से इसका अपचयन होगा, कार्बन से क्रिया होगी, तो ये जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम है CO का कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस होती है विषैली, जब बंद कमरे में अंगीठी जला करके सो जाते हैं तो आदमी की दम घुटने लगती है, तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये दूसरा इसका एग्जाम्पल हो गया कि जिंक ऑक्साइड प्लस C, यानी जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करते हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, तो ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसमें ZnO से जिंक में यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो गई कमी हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो हो गया अपचयन। और C की कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो ये हो गया उपचयन वृद्धि। तो इसमें ऑक्सीजन और उपचयन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें मतलब उपचयन कार्बन का CO में तो उपचयन हो रहा है, और ZnO का Zn में हो रहा है अपचयन। तो ये क्रिया उपचयन अपचयन साथ साथ होता है, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये उपचयन अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपकी जो भी रासायनिक अभिक्रियाएँ थी वो फिनिश हो गई। अब इसके बाद में दो इसमें टॉपिक है पाठ के, एक तो है संक्षारण। तो इसके बाद जो टॉपिक का नाम है संक्षारण, संक्षारण। तो देखो संक्षारण कि जब कोई धातु अम्ल आर्द्रता एवं वायु के संपर्क में आती है तो वो संचारित हो जाती है, इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर भूरे रंग की परत का चढ़ना, तो लोहे की चद्दर को अगर हम खुली वायु में छोड़ दें, कुछ दिन के लिए छोड़ दें, तो उस पर एक भूरे रंग की परत बन जाती है। तो ये किसके कारण बनती है? संक्षारण के कारण। तो संक्षारण की ये परिभाषा बनती है कि जब कोई धातु अम्ल आर्द्रता, आर्द्रता कहते हैं नमी, आर्द्रता एवं वायु के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो ये संक्षारण किसे कहते हैं? यहाँ ये परिभाषा पूछ लेते हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, इसको कहते हैं नमी
एवं वायु के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है। इस घटना को ही हम संचारण कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए, जैसे लोहे पर भूरे रंग की परत का चढ़ना, लोहे पर भूरे रंग की परत का चढ़ना। तो ये संचारण के कारण होता है कि जब लोहे को कुछ दिन तक, महीने 2 महीने 6 महीने तक खुली वायु में छोड़ दिया जाए लोहे की चद्दर को, तो उस पर जंग लग जाती है। तो लोहे पर भूरे रंग की परत का चढ़ना या लोहे पर जंग लगना, तो उस लोहे पर भूरे रंग की परत बन जाती है। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा इसका उदाहरण है कॉपर पर हरे रंग की परत का चढ़ना। कॉपर पर हरे रंग की परत का चढ़ना। तो जो कॉपर है ये आर्द्र वायुमंडल से CO2 से क्रिया करता है, तो ये कॉपर कार्बोनेट की परत बनाता है। ये परत बनने के कारण ये इस पर हरे रंग की परत बन जाती है। तीसरा है सिल्वर पर काले रंग की परत का चढ़ना। सिल्वर पर काले रंग की परत का चढ़ना। तो ये इसके 3 एग्जाम्पल हैं कि लोहे पर भूरे रंग की परत का चढ़ना, कॉपर पर हरे रंग की परत का चढ़ना और सिल्वर पर काले रंग की परत का चढ़ना। सिल्वर कहते हैं चांदी, ये जी। तो ये इस संचारण के बारे में कि जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता एवं वायु के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है। इस घटना को या इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण के कारण लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, अर्थात लोहे पर जंग लग जाती है। कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ये संचारण के कारण, और सिल्वर पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये हो गया आपका संचारण के बारे में। इसके बाद लास्ट जो पाठ का टॉपिक है वो है विकृत गंधता। तो विकृत गंधता के बारे में देखो, विकृत गंधता इसका नाम है, इस नाम से भी है विकृत गंधता, यानी उसकी जो भी पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके गंध में, सुगंध में कुछ परिवर्तन आ जाता है, उसके गंध है वो बदल जाती है, विकृति आने लगती है। इसी को हम विकृत गंधता कहते हैं कि जब तेल युक्त या वसायुक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है, तेल में तली हुई है, जैसे आलू के पापड़ होते हैं, आलू के चिप्स है, तो इनको बंद थैलियों में रख देते हैं और काफ़ी समय तक रखी रहती है, तो वो खराब हो जाती है, बदबू आने लगती है, तो उसे कहते हैं विकृत गंधता। कि विकृत गंधता क्या है कि तेल युक्त या वसायुक्त खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है, तेल युक्त या वसायुक्त खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उपचयन होने के कारण या ऑक्सीजन के संपर्क के कारण ऑक्सीजन के संपर्क के कारण का स्वाद एवं गंध बदल जाता है, के कारण उनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। तो इस घटना को विकृत गंधता कहते हैं। तो इस घटना को विकृत गंधता कहते हैं। तो विकृत गंधता किसे कहते हैं? जब तेल युक्त
या बसायित खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उपचयन होने के कारण, ऑक्सीजन के संपर्क के कारण उनका स्वाद एवं गंध है वो बदल जाता है, तो इस घटना को विकृत घनता कहते हैं। जैसे अचार में फफूंद का लगना, जैसे अचार में फफूंद, अचार में फफूंद का लगना। कभी कभी क्या है कि अपन जो अचार डालते हैं आम का या मिर्ची का, तो अचार के ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत बन जाती है फफूंद के कारण, तो उस अचार में फफूंद का लगना, ये भी एक विकृत घनता हो गई। और दूसरा, जैसे आलू की चिप्स बनाने वाले, आलू की चिप्स, आलू की चिप्स बनाने वाले, आलू की चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन भर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं, जिससे चिप्स लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित बने रहते हैं। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया कि आलू की चिप्स बनाने वाले होते हैं, वो चिप्स की थैलियों में से, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटा करके उसे नाइट्रोजन से उपचयित करते हैं, तो इससे वो लंबे समय तक जो चिप्स है वो सुरक्षित बने रहते हैं। तो ये विकृत घनता के बारे में। और विकृत घनता रोकने के लिए कुछ प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। इस विकृत घनता को रोकने के लिए इसमें कुछ प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है वो मिलाए जाते हैं। तो इनमें से ये एक प्रश्न बनता है कि आलू की चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटा करके उसे कौन सी गैस उसमें भर देते हैं, तो उसमें है नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके विकृत घनता के बारे में हो गया। तो ये आपका जो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। और ये एग्ज़ाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको इन अभिक्रियाओं के बारे में सूत्रों को अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा और एक एक अभिक्रिया को अच्छी तरह से समझें। अगर कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो हमारे नोट्स भी उपलब्ध है, उन नोट्सों को भी अच्छी तरह से पढ़ें। और आपसे आखिर में यही वो है निवेदन है कि आप अधिक से अधिक जो भी यहाँ टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पर गौर करते हुए और नोट्सों को भी सेलेक्ट करें और इसको वीडियो को भी देखें अच्छी तरह से। आज के लिए इतना ही, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। नई वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।